हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स के बारे में। आज मैंने बताया था कि हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के लिए। ठीक है, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, जिससे समझ में ये आ जाए कि लैटिट्यूड क्या है और फिर वो लॉन्गिट्यूड से जो हमें कंफ्यूज ना करे। ठीक है, देखो, लैटिट्यूड के बारे में मैंने बताया था कि लैटिट्यूड के लिए क्या किया गया। 1885 में एक मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें सारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिसाइड किए गए, जिसका मेन पर्पस ये था कि अर्थ में कोई भी प्लेस है तो वो उसे हम कैसे जान पाए। ठीक है, उसके लिए वॉशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मैंने बताया था कि क्या किया गया। पहले ही अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसे 0 डिग्री कहा गया, इसी को हम बाद में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसके पहले पहले कुछ और लाइनें ड्रॉ की गई, एंगल बनाए गए इसको बेस बनाकर। इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि भूमध्य रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय दूरी वो अक्षांश है। ठीक है, इन डिग्रियों में से 2 डिग्री को मिला दिया गया तो एक अक्षांश बन जा रहा था। ठीक है, ऐसे पहले पहले इसके बारे में मैंने बताया था टोटल 181 अक्षांश है, और इस तरीके से हम इसके बारे में जान चुके थे। इसके बाद मैंने इसके बारे में फैक्ट बताया था कि सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं अक्षांश, और इनकी डिस्टेंस सॉरी इनकी जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे इनकी जो डिस्टेंस है यानी जो इनकी लेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ा अक्षांश है, जबकि ध्रुव जो होगा वो सबसे छोटा अक्षांश होगा। उसके अलावा ये भी बताया था कि अक्षांश वृत्त है, एक साइकिल नहीं, क्योंकि मैंने बताया था गोल बॉडी है तो उसके अराउंड सर्कल ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, लाइन नहीं। ठीक, फिर इसके बाद बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं, और उसी के आधार पर हमने डिफरेंट कटिबंध बाद में टेम्परेचर जोन में पढ़े थे। फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्या है वो मैं बताया था। ये कैसे कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, क्यों ये इसी पॉइंट पे ड्रॉ किए गए वो बता चुका था। ठीक है, उसके बाद हमने ये जोनिंग पढ़ी थी कि टेम्परेचर जोन क्या है, सॉरी टेम्परेट जोन क्या है, पोलर जोन क्या है, ट्रॉपिकल जोन क्या है, क्यों इनको कहा जाता है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है लॉन्गिट्यूड से। ठीक, तो देखो, जो मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने लैटिट्यूड डिसाइड करे, अक्षांश डिसाइड करे, उन्हीं में देशांतर भी डिसाइड करे। तरीका बिल्कुल सेम था। जैसे वहां हमने इसके बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ करी जिसको हमने 0 डिग्री कहा और वो हमारी इक्वेटर हो गई। सेम हमने अगर वर्टिकल लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो इसे हमने 0 डिग्री कह दिया। ठीक है, फिलहाल 0 डिग्री, यहाँ पे 180 लिख रहा होगा, इससे कंफ्यूज ना होना। फिलहाल इसको 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने जब ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन यानी ऐसे वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है, तो ये 0 डिग्री क्या हो गया, देशांतर हो गया। और ये हमने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींची थी, क्षैतिज लाइन, तो ये हमारा अक्षांश हो रहा था। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये अक्षांश है और वर्टिकल लाइन है तो ये देशांतर है। क्लियर है। तो ऐसे ही हमने 0 डिग्री जो है वो क्या खींची, ऐसी वर्टिकल लाइन खींची। इसको हमने जैसे वहां पे भूमध्य रेखा नाम दिया था, यहां हमने इसको प्रधान मध्याह्न रेखा नाम दे दिया। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, इससे आगे ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, जैसे वहां पे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो रहा था, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध हो गया, यहाँ पे ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सिंपल। अब जैसे ही वहां पे हमने इसे बेस बनाकर कुछ एंगल खींचे तो अक्षांश हो गए। ऐसे ही हम प्राइम मेरिडियन को बेस बनाकर यहाँ पे वही जो एंगल मेकर रखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे डिग्रियां क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये सारे आपके देशांतर बन जाएंगे अलग अलग डिग्री के। जैसे ये 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, इस तरीके से अलग अलग बन जाएंगे, वैसे ही इधर भी बन जाएंगे। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। क्लियर हो गया, मतलब इसमें कुछ टफ है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के प्रधान मध्याह्न रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय दूरी क्या है, वो देशांतर है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर हो गए, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर हो गए, सिंपल। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना, जैसे हमने वहां पे अक्षांश में पढ़ा था, अक्षांश में हमने क्या देखा था, अक्षांश में हमने देखा था कि ये जो भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ा अक्षांश है, और इससे ऊपर को जितना हम जाएंगे इनकी लेंथ कम होती जाएगी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे थे, यानी ये पैरेलल हो रहे थे। क्लियर। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता है। देशांतर में पहली बात तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर को जाओगे डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पे पोल पे मिल जाएगी। यानी जो लॉन्गिट्यूड है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, और ऊपर या नीचे जाने पर ये डिस्टेंस इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, जो कोई भी देशांतर है, चाहे इसे ही ले लो, दो देशांतरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे ये डिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी, और पोल पे ये डिस्टेंस शून्य होगी, यानी पोल पे सारे देशांतर आके मिल जाएंगे। क्लियर बात है। ठीक है, लेकिन इसमें अक्षांश के उल्टा, अक्षांश में क्या हो रहा था, इनकी लेंथ छोटी होती जा रही थी, लेकिन इन सारे देशांतरों की लेंथ इक्वल होगी, ये भी ध्यान रखना।
दिख रहा है ये सारी लाइन। अब मैं आपको ग्लोब पे दिखाता हूँ, देखो ये बॉल है, ठीक है, मतलब ये ग्लोब है। अब इस पे अगर आप देशांतर ड्रॉ करो ऐसे, यहां से हो रहा है एक पोल से दूसरे पोल तक, तो हर एक देशांतर इक्वल होगा, छोटा बड़ा होगा ही नहीं क्योंकि ये तो गोल है। बात समझ में आई? इसीलिए जो है सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, लेंथ में जो है इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी असमान होती है क्योंकि यहाँ पे जाके मिल जाते हैं। और कैसे होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम और ऊपर नीचे जाने पे घटती जाती है, ठीक है। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो समान होती है, ये मैंने बता दिया। अब आगे देखो, हमने अक्षांश में देखा था कि ये एक सर्कल था, ठीक है, अक्षांश वास्तव में एक लाइन ना होकर सर्कल था। वैसे ही तो देशांतर है वो सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल क्यों है, देखो ये ऐसा होता है कुछ ऐसा और ऐसा, समझ रहे हो क्या है? मतलब यहां पे भी एक्चुअल में है तो सर्कल ही, लेकिन ये पोल पे जो है सेमी सर्कल खत्म हो जा रहा है। ये पोल से शुरू है, सारे सर्कल जो है ऐसे शुरू हैं और ऐसे खत्म। बात समझ में आई हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आई बात? है ये सर्कल ही, लेकिन सेमी सर्कल इसलिए हो जा रहा है कि पोल से शुरू होकर दूसरे पोल पे खत्म हो जा रहे हैं, यानी सेमी सर्कल ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो देशांतर है ये वास्तव में अर्धवृत्त होते हैं। अब ये वाला पॉइंट इसको समझना, जो पृथ्वी को दो ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है, इसको बहुत गौर से समझना, ठीक है। इसलिए इसमें डिबेट भी होती है। देखो ग्लोब से समझते हैं, फिर से ग्लोब पे आते हैं। देखो इस ग्लोब पे अगर मुझे कहा जाए कि इसके बीचों बीच से अक्षांश खींचो, तो सिंपल है, मैं यहाँ से डिस्टेंस नापूंगा, यहाँ से डिस्टेंस नापूंगा, मैं कहा ये अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया जो इसको दो भागों में बराबर बांट दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके बीच से ऐसे खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन खींचो जो इस बॉल को दो बराबर भागों में बांट दे, अब तो कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, इस बॉल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, यही तो होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहां से ये ड्रॉ किया तो पूरा एक काट दिया, बराबर कटा, यहां से भी काट दिया चाहिए तब भी बराबर कटा, ऐसे काट दिया, कैसे कैसे काट दो बराबर हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, हर एक देशांतर पूरी अर्थ को बराबर भागों में काटता है, इसको ऐसे समझ लो। थोड़ा सा मिटा के देख लो, ठीक है। बराबर कैसे काटेगा, ये जैसे ये सर्कल है, ये इसको ये सेमी सर्कल हो गया, ये देशांतर हो गया, इसके पीछे वाला ये मिला के इसको दो बराबर भागों में काट देगा। यानी गोल बॉडी को, जैसे ग्लोब है, इसको काट कहीं से भी, वर्टिकल कहीं से भी काटो वो दो बराबर भागों में ही कटेगा, इसको अलग अलग आप काट ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हर देशांतर जो है वो क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ऐसे वर्टिकली, ठीक है। इसलिए आपको ऊर्ध्वाधर लिखा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। ये लाइन में मैंने बता दी सभी देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं, ये मैंने बता दिया कि पोल पे सारे मिलेंगे, ठीक है। अब कुल देशांतर पे आते हैं। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, अक्षांश में पढ़ा था कि 181 होते थे। क्यों होते थे भाई 181? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि जैसे हमने इक्वेटर खींचा था, ये इक्वेटर खींचा था, इसको हम काउंट नहीं कर रहे थे डिग्रियों में, इसके ऊपर 90 डिग्री थे, इसके ऊपर 90 डिग्री थे, नीचे 90 डिग्री थे, टोटल हो गए आपके 181, 90 ये 90 ये 180, सॉरी 1 ये 90 90 और ये 1 ये 181 हो गए। लेकिन जब देशांतर हम ड्रॉ करेंगे तो इसको बेस बनाकर आप ड्रॉ करोगे तो एक साइड इसके 180 इस साइड हो जाते हैं और 180 इस साइड हो जाते हैं। अब इसको 2D में देखते हैं, देखो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे देखो, इसमें देखो ये 0 डिग्री है देशांतर, ये मान लिया 0 डिग्री है, यहां से आगे तक 180 यहाँ खींचे जा सकते हैं, यहां से आगे तक 180 ये खींचे जा सकते हैं, ठीक है। ये अर्थ का 2D मॉडल है। 2D और 3D आपको समझ में आना चाहिए ना, जैसे 3 डायमेंशन होती है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो 3D है, केवल लंबाई चौड़ाई है तो 2D है। इसमें ये देखो लंबाई है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई है, दो ही है। और जैसे गोल वगैरह बॉडी है, जैसे ये गोल है तो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है। ये अब देखो इसमें समझना, इस अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जब हमने इस चीज को समझना, अर्थ को हम 3D से 2D में जब ला रहे हैं तो हमने गोल को ऐसे खोल दिया, जैसे ऐसे गोल थी, इसको हमने बीच से काट के ऐसे खोल दिया, फ्रंट ऐसे खोल दिया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गई, 180 यहाँ हो गए, 180 यहाँ हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 360 हो गए। अब आप कहोगे 180 इधर है, 180 इधर है, एक ये भी तो रहा, तो 361 होनी चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अर्थ में ऐसी तो है ही नहीं ना। अर्थ कैसी है, गोल है, और जब गोल इसको बनाओगे, ये 2D से 3D कन्वर्ट करोगे तो इस एरिया को यहां से मिला दोगे ना, पेज है, इसको फोल्ड करोगे
तो तभी तो अर्थ होगी। जब फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इससे मिल जाएगा, यानी ये देशांतर और ये देशांतर 180 दो देशांतर न होके 180 एक ही देशांतर होता है। उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 180 वाला देशांतर है यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये 180 है, यहाँ पे भी 180 है, मिटा के दिखाता हूँ। दोनों साइड 180 180 दिख रहा है आपको। अब एक्चुअल में ये 181 तभी तक दिख रहा है जब तक क्या है, ये 2D मॉडल है। लेकिन अर्थ जो है जैसे गोल है, इसको गोल बनाएंगे तो इस 180 को इस 180 से मिला देंगे तो दोनों 180 दो ना होके एक ही देशांतर होते हैं। इसीलिए टोटल देशांतर का जो नंबर है वो 360 होता है, 361 नहीं होता। क्लियर हो गया? यानी 179 इधर 179 इधर, 180 वाला एक हो गया और एक 0 डिग्री वाला हो गया, 360 टोटल हो गया। क्लियर? अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो आपको जब मैं इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि 180 डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्राइम मेरिडियन से आगे ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी यानी पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये हम पहले बता चुके। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट और देखते हैं। देखो क्या काम क्या होता है लॉन्गिट्यूड का। पहली बात, देशांतर के आधार पर विश्व का समय तय किया जाता है। कैसे तय किया जाता है? विश्व का समय तय करेंगे हम कैसे? अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। देखो ये पूरी अर्थ है अपने इस धुरी पर घूमती है, हमें पता है कि ऐसे गोल गोल घूमती है। ये भी पूछा जाता है कहां से कहां की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। मैंने वहां पे सोलर सिस्टम में पढ़ाया था कि सारी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन केवल दो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक शुक्र हो गया और एक अरुण हो गया, ये बताया था वहां पे। ठीक है, तो अर्थ कैसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और टोटल देशांतर कितने हैं, इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। ठीक है, टोटल देशांतर जो है, टोटल लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने हैं, 360। ठीक है, और अर्थ जो रोटेट कर रही है वो 24 आवर में पूरा कर रही है। 24 आवर में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर रही है। यानी अर्थ को इन 360 देशांतर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। ग्लोब पे आते हैं, ग्लोब पे आते हैं। सूर्य मान लीजिए इस देशांतर पर परपेंडिकुलर है, कोई भी देशांतर है इस पर परपेंडिकुलर है। फिर ये अर्थ घूमी, अर्थ घूमी, फिर अगले देशांतर पर परपेंडिकुलर है, फिर घूमी, अगले देशांतर पर परपेंडिकुलर होगा, फिर घूमेगी, अगले वाले पे होगा, अगले वाले पे होगा। ऐसे 24 घंटे में वो सारे देशांतर पे एक ने एक बार परपेंडिकुलर होगा। यानी जिस देशांतर पे सबसे पहले परपेंडिकुलर हुआ था उसी पे वापस से दोबारा आने में उसको 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी अर्थ जो है 24 घंटे में क्या कर रही है, कितना ट्रेवल कर रही है, ये 360 देशांतर ट्रेवल कर रही है। घूमी, देशांतर परपेंडिकुलर, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, घूमते 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 इन 360 देशांतर को कवर करने में अर्थ कितना टाइम ले रही है, 24 आवर्स का। कैलकुलेट करो, यानी अर्थ ने 360 देशांतर में कवर करने में कितना टाइम लिया, 24 आवर कवर लिया। अब इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एक आवर में जो अर्थ कवर कर रही है वो 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रही है। 24 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 15, यानी एक आवर में अर्थ जो है 15 लॉन्गिट्यूड चल रही है। फिर एक आवर को मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 मिनट, 60 मिनट में चल रही है 15 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, 15 लॉन्गिट्यूड चलने में 60 मिनट का टाइम ले रही है अर्थ। ठीक है, अब 15 से इसे डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा कि एक लॉन्गिट्यूड का करने में कितना, 4 मिनट का टाइम ले रही है। ये इसको याद कर लो। ठीक है, इट इज द फैक्ट। तो अब तक हमें इतना समझ में आ चुका है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जो अर्थ है वो ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का। ठीक है, अब इसको एक तरीके से ये समझो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, इसका क्या मतलब है। देखो, यानी इसको ऐसा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए ये देशांतर है, इसके सामने सूर्य है। ठीक है, सूर्य की परपेंडिकुलर रोशनी इस पे पड़ रही है और मान लिया जाए यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इस देशांतर पे 12 बज गए। अब फिर अर्थ इधर को घूमेगी, ऐसे घूम रही है, 4 मिनट बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, सूर्य की रोशनी अब यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे। तब यहाँ पे कितने बजेंगे, 12 बज के 4 मिनट, क्योंकि 4 मिनट तो लगे यहाँ पहुंचने में। फिर जब यहाँ अगले पे पहुंचेगा तो यहाँ पे 12:08 हो जाएंगे, यहाँ पे 12:04 हो जाएंगे और यहाँ पे 12 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जब 12 होंगे तो यहाँ 12:04 होंगे, 12:08 होंगे, 12:12 हो जाएंगे। यानी हर देशांतर के बीच जो है डिफरेंस 4 मिनट का है। गॉट इट? समझ में आया कैसे दो देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होगा। हल्का सा रिवाइज करता हूं। देखो, हमें पता चला 24 घंटे में पृथ्वी 360 देशांतर कवर करती है, क्योंकि पूरे अर्थ पे 360 देशांतर है।
सन इसके सामने है, जैसे ये परपेंडिकुलर एक देशांतर पे अभी है, फिर अर्थ घूमेगी, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, तो वापस से उसी देशांतर में, पहले वाले देशांतर पे आने में 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। इसे हमने मैथमेटिक कैलकुलेशन से इसे डिवाइड करके देखा, तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि एक घंटे में जो अर्थ है वो 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रही है। ठीक है, फिर हमने इसको आवर को मिनट में डिवाइड कर दिया, हमने कहा 60 मिनट में अर्थ 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रही है भाई। फिर 60 से इसे डिवाइड करो तो हमें फिर सॉरी फिर हमें ये समझ में आया कि इसके हम उल्टा भी तो कह सकते हैं, यानी 15 लॉन्गिट्यूड जो कवर करने में अर्थ जो है टाइम ले रही है 60 मिनट का, और अगर इसे हम डिवाइड करें 15 से तो एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में अर्थ ले रही है 4 मिनट का टाइम, यानी एक यहां से यहां तक आने में जो है 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया जब भी इसके ऊपर सन परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 12 बज जाएंगे, और जब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 12 बजेंगे। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट ले रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे 12 बजे तो यहाँ पे 12 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अगले पे 12 बजेंगे तो यहाँ पे 12 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 12 8 हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, यहाँ से फिर से कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना, फिर दोबारा मैं समझा दूंगा। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इससे रिलेटेड है, इसको करो, करके देखो 1 मिनट। इसको करना है, सबको सॉल्व करना है, मुझे बताना कमेंट में कितनों का सही हुआ है। अगर जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारतीय मानक समय के अनुसार समय क्या होगा? अब आपके लिए मैं हिंट दे देता हूं कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन से देशांतर पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड पे है। इसको पूर्वी समझना, पूर्वी देशांतर पर है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं। जैसे जीएमटी हमने पढ़ा था 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री देशांतर है। पूर्वी देशांतर इधर आगे को होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसके अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये स्थित है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, फिर टाइम में कन्वर्ट करके इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 1 2 करके मुझे आंसर देना कमेंट में, तो तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर बता दूंगा। चलो देखो, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कैसे देशांतर से टाइम कैलकुलेट होता है। अब हम समझते हैं कि टाइम जोन क्या क्या होते हैं, लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जीएमटी और आईएसटी कैसे होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह आप लिखा हुआ देखते होंगे ना। ये मोबाइल ऐप पे भी आता है, जब क्रिकेट शुरू होता है तब भी ऐसे आता है। ये होता क्या है इसे समझ, एक एक करके देखो। पहले देखते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम वेरी सिंपल, जो अब तक हमने समझा वही लोकल टाइम है। हम लोकल टाइम ही समझते आ रहे हैं, जहां पे सूर्य की मूवमेंट के आधार पर, अभी जो मैंने बताया कि जिस देशांतर के ऊपर सन परपेंडिकुलर है वहां पे कितने 12 बज जाएंगे, तो ये सूर्य की मूवमेंट के आधार पर जहां टाइम कैलकुलेशन होता है वो होता है लोकल टाइम। ठीक है, अब ये होता कैसे देखो, मान लिया जाए यहाँ पे सूर्य है, जब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, ये इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं, 6:28 बज रहे हैं। यहाँ पे मिर्जापुर में, यहाँ पे इलाहाबाद वाले एरिया में इस देशांतर के ऊपर 5:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे गुजरात वाले टाइम पे कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। तो ये सारे एरिया क्या कर रहे हैं, अपने अपने लोकल टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इनका लोकल टाइम है। अब ये होता कैसे है, सिंपल है, जब सन जो है दिन में यहाँ पे परपेंडिकुलर रहा होगा तब यहाँ पे 12 बज गए थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जैसे देशांतर का डिफरेंस देखोगे ना, ये 91 पे है, ये 82 पे है, 11 देशांतर का डिफरेंस है। एक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 44 मिनट का डिफरेंस आएगा इस पे। यानी 44 मिनट क्या होगा, ये क्या होगा, इससे पीछे होगा। अब यहाँ पे इसको समझना, कौन आगे कैसे, कौन आगे कौन पीछे। मैंने क्या बताया, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट तो घूमती है, यानी पहले सूर्योदय पूर्व में होता है, तो पूर्व वाला टाइम आगे होगा और पश्चिम वाला टाइम पीछे होगा। तो ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, तो इसका टाइम पीछे होगा, इसका टाइम आगे होगा। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ तो 6:30 बज चुके हैं यहाँ पे, लेकिन लगभग लगभग 1 घंटा ये क्या है, इससे पीछे है, क्योंकि कितने देशांतर का फर्क है यहाँ पे, ये गलत दे रखा है, 15 देशांतर का ही फर्क है। यहाँ पे ये 91 नहीं होता, ये 97 ही है, 97.5 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे आपके समझ में आएगा ना, फिर आपको 11 देशांतर है, 44 मिनट का फर्क है, और यहाँ 1 घंटे का क्यों दे दिया, नहीं यहाँ पे इसने देशांतर गलत दिया था। ये मैप में भी देखोगे आप तो ये 97.5 है। ठीक है, तो टोटल, क्योंकि टोटल देशांतर का फर्क 15 मिनट का होता है, और 15 से 4 से कैलकुलेट करोगे तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का फर्क होगा। अब 2 मिनट कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 0.5 होता है, पूरा नहीं होता। और देखो, और ये समझो ना, एक पूरे देशांतर पर 4 मिनट का फर्क है, तो 0.5 पे इसका आधा 2 मिनट का फर्क हो गया, तो इसलिए 2 मिनट का कम है। वैसे ही लोकल टाइम में यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ 4:30 बज रहे, लगभग 1 घंटे का फर्क मोटा मोटा यहाँ है। तो कुल मिला के जब किसी भी जगह पर उसके देशांतर के अकॉर्डिंग, सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और उस पर देशांतर के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेशन होता है, वो उसका लोकल टाइम है। लोकल टाइम हर देशांतर पे अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना।
इंडिया के टोटल बीच से देशांतर 30 देशांतर गुजरते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन 30 देशांतर पर अलग अलग लोकल टाइम होगा एक टाइम पे। वैसे ही दुनिया के हर देश के ऊपर होगा, जितने स्टेट हैं जहां जहां से 360 देशांतर गुजरते हैं, हर देशांतर पर अलग अलग टाइम होगा। टोटल डिफरेंस यहाँ से इस देशांतर से अंत अंत तक, मतलब पूरे विश्व में जैसे पृथ्वी है, यहाँ से देशांतर से यहाँ के देशांतर तक पूरा डिफरेंस 360 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? ठीक। तो भारत, देखो मैंने यही तो बताया था, ये वहां पे गड़बड़ी हुई थी कि यहाँ पे इसने 91 ही लिखा था। भारत का मुख्य रूप से विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच। क्लियर है? इन दोनों के बीच लगभग कोई 30 देशांतर का फर्क है। इतना आपकी समझ में आ चुका है कि लोकल टाइम क्या होता है। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सारे कमेंट में मुझे बताना कि कौन से आपके सही हुए और कैसे कैसे आपने किए। ठीक है, भारत के देशांतरी विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को ध्यान में रखते हुए क्या ध्यान में रखना है कि 30 देशांतर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस इंडिया का। यदि अरुणाचल प्रदेश की बुधों में सुबह 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो उस समय गुजरात के गुहार मोती में क्या समय होगा? बस ये चीज मैं बता दूं आपको, किबुत्तु जो है अरुणाचल का लास्ट पॉइंट है और गुहार मोती हमारा वेस्टर्न वाला सबसे लास्ट पॉइंट है। यानी ईस्ट से वेस्ट के बीच का टाइम डिफरेंस आपको निकालना है। आसानी से निकल जाएगा। वही कितने देशांतर है वो देखो, और एक देशांतर पे 4 मिनट का फर्क देखो, मल्टीप्लाई करके आंसर। आप लोगों को, कुछ लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी व्हीकल्स की। अब क्या करें, इंडिया में इतना गंदा व्हीकल हम लोग चलाते हैं, बिना बात के हॉर्न मारते रहते हैं, तो ऐसा कुछ है, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करें। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। लोकल टाइम हमने देख लिया, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अब एक चीज समझो, इंडिया में जैसे हमने देखा 30 अलग अलग टाइम हो गए। अब अगर ऐसा ही होता कि क्या, कि यहाँ पे अलग टाइम होता, यहाँ अलग टाइम, हर जगह अलग अलग टाइम होता, तो फिर मैनेजमेंट कैसे होता? अगर हम ये कहते ट्रेन 5 बजे यहाँ से निकल रही है, तो फिर हम 30 अलग अलग टाइम देने पड़ते कि इस देशांतर के अकॉर्डिंग इतने बजे, इसके अकॉर्डिंग इतने बजे, इसके अकॉर्डिंग इतने बजे। मान लीजिए कोई प्रोग्राम ही आ रहा है रात 8 बजे कहते हैं हम, ठीक है, तो फिर बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में 8 बजे नहीं, ये तो 7 बज के इतने मिनट में, अरुणाचल में नहीं इतने बजे, अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए ये मिसमैनेजमेंट ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, पूरा देश एक टाइम को फॉलो करता है। वो टाइम कैसे फॉलो किया जाता है, जैसे हमें ये पता है कि 30 देशांतर है, इसके बीच, इसके मिड वाला, सबसे बीचों बीच वाला देशांतर ले लिया। इसी देशांतर के अकॉर्डिंग जो है इसका जो लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा ना आपके। तो इसी देशांतर के अकॉर्डिंग जो टाइम कैलकुलेट करेंगे उसी को कहेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम, यानी इसको मानक समय। क्लियर? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? कुछ नहीं, कंट्री का, पूरी कंट्री का क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वरना पूरे देश में अलग अलग क्या हो जाएगा, टाइम जोन हो जाएंगे। तो जब इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है, देशांतर कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न में पड़ता है तो सारे लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न में है। तो 82, इसको याद कर लेना, इंडिया का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर तय किया जाता है। इसे ही भारत का मानक समय कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो स्टैंडर्ड टाइम आपकी समझ में आ गया क्या होता है, कि किसी भी देश का एक मिड पॉइंट ले लिया जाता है, क्योंकि उस देश में क्या करते हैं, अलग अलग जो है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऐसे देश जो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जैसे इंडिया तो चलो 30 ही देशांतर में फैला हुआ है। अब रशिया को लो, रशिया देख रहे हैं आपको, यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, यानी 180 देशांतर सारे के सारे लगभग, इसमें 180 तो नहीं है, लगभग 150 देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो इसमें अगर हम एक ले लेंगे तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इंडिया में भी तो पूर्व से पश्चिम तक 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे का उतना लगता नहीं है हमें, क्योंकि 2 ही घंटे है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 150 देशांतर में तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, घंटों का फर्क आ जाएगा। हम कहेंगे सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन दोपहर हो रही होगी या दिन के 2 बजे वाला टाइम हो रहा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी कंट्रियां क्या करती हैं, एक देशांतर, एक मानक समय न बना के अलग अलग मानक समय, जैसे 150 देशांतर थे, कुछ इसका मिड यहाँ ले लिया, कहा कि इन राज्यों, ये राज्य जो है इस देशांतर को फॉलो करेंगे, इसके अगले 4 राज्य इस देशांतर को फॉलो करेंगे, इसके 4 इसके, इस तरीके से। कहने का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड टाइम केवल एक नहीं होता, बल्कि जो बड़े फैले हुए देश है उनमें क्या है, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी होते हैं। जैसे अमेरिका में भी लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम है, और ऐसे ही रूस में भी। ठीक है, जो ज्यादा देश, बड़े देश फैले हुए उनमें, क्योंकि आप अमेरिका को देखोगे ना, अमेरिका की हाइट तो नहीं है, लेकिन लेंथ ज्यादा है, ज्यादा देशांतर के ऊपर फैला हुआ है, इसलिए इसे अलग अलग टाइम जोन बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया क्या स्टैंडर्ड टाइम है? उसके बाद हमने आईएसटी भी पढ़ लिया कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद जीएमटी क्या है, हमने ये पढ़ लिया, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम पढ़ लिया, आईएसटी पढ़ लिया, जीएमटी सिंपल है। जीएमटी, जीएमटी कुछ नहीं,
बल्कि ये जो प्राइम मेरिडियन थी, ये जो यहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा था ना, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कह रहे हैं, इसके आधार पर अगर टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको ग्लोबल मेरिडियन टाइम या जीएमटी कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो एक सिटी है ग्रीनविच, उससे होकर गुजरता है। ठीक है, सिंपल। इसके आधार पे अब क्या है कि कई कई देश, क्योंकि इसके आधार पर यूरोप में छोटे छोटे देश है, तो बहुत सारे देश इस जीएमटी को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए वो जीएमटी अलग से दिया जाता है। आप यही सोच रहे हो ना कि जीएमटी क्यों दिया जाता है, फिर इससे क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे देश यूरोप की जीएमटी को ही फॉलो करते हैं, तो एक बड़ा मानक है, इसलिए जीएमटी को दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो 0 डिग्री से देशांतर ब्रिटेन से। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षांतर और देशांतर के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए, इन पर विचार करें। देशांतर भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होता है। क्या आंसर इसको पढ़ना है, इससे आंसर देना है। अक्षांश प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होता है। ये अपने डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसको पूछा है कि इसमें गलत कथन चुनना है, इसको सही नहीं है, इसमें गलत चुनना है, बताना है कौन से सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम लिख के लिखा है, क्योंकि हिंदी वाले ना काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम को याद नहीं करा, हमें याद है कि क्या मानक समय, मानक समय, तो मानक समय ना देते हुए कई बार वो ऐसे स्टैंडर्ड ही लिख देता है, तो इसलिए हमें वो इंग्लिश में भी वर्ड याद होने चाहिए, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हर देश ग्रीनविच मेरिडियन से कोणीय दूरी के आधार पर अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन की गणना करता है। हर देश का केवल एक मेरिडियन समय होता है। भारतीय स्टैंडर्ड समय ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे। इसे आप निकाल सकते हो कि ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, भारत 82 एंड 5 डिग्री पे है। 1 मिनट पे एक देशांतर पे 4 मिनट का फर्क, या फिर 15 देशांतर पर 1 घंटे का फर्क, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने घंटे का हो। ठीक है, बताना है कौन कौन से इसमें सही है। ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो ग्रेट सर्कल भी है। ठीक है, क्या है कि आपकी जो भी समझ में आ रहा है वो आंसर देना, फिर मैं बताऊंगा कि इसका जो भी है वो क्या है। भूमध्य रेखा के पास की जगह स्पोर्ट पोर्ट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ अन्य अक्षांशों की तुलना में परिक्रमण तेज गति से होता है। इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेना कि रिवॉल्यूशन स्पीड कह रहा है फास्टर रिवॉल्यूशन स्पीड अदर देन अदर लॉटिट्यूड। ठीक है, बताना है कौन कौन से सब सही है, सही कथन चुनने हैं, कमेंट बॉक्स में इसको देना है। ठीक है, तो सारे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का ये लास्ट टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है, देखो टाइम तो हमने पढ़ लिया, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, देशांतर के आधार पर। लेकिन डेट भी देशांतर के आधार पर कैलकुलेट होती है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल एक ऐसी इंटरनेशनल डेटलाइन बना दी गई। ये डेटलाइन है। ठीक है, ये देखो, ये है इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं, ये डेटलाइन है, ये 180 डिग्री देशांतर पर है। अब आप कहोगे सीधी नहीं है, ये ऐसे तिरछी मिर्ची है ना, ऐसे है। क्यों? क्योंकि इसको कोशिश ये की गई है, क्योंकि अगर ये एक देश के बीच से निकाल दी जाती तो ऐसा हो जाता किसी राज्य में अलग डेट है, अगले राज्य में अलग डेट है, ऐसा ना हो, इसलिए इसको समुद्र से निकाला गया है। ये देश को टच ना करते हुए ऐसे समुद्र से निकाला गया है, ताकि किसी देश के 2 राज्य में अलग अलग डेट ना हो। ठीक है, तो ये टोटल कौन सी है, 180 देशांतर है। इस साइड इसके पड़ता है यूएसए, और इस साइड इसका है रशिया, इसके बीच से निकाला गया है। ये अलास्का है यहाँ पे, और ये यहाँ से भी पूछा जाता है, ये बेरिंग जल संधि है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये है बेरिंग, ये बेरिंग सी है, बेरिंग जल संधि भी है, बेरिंग सी भी है। क्वेश्चन आता है कि तिथि रेखा जो है कहाँ से निकाली गई है, बेरिंग जल संधि से निकाली गई है, और ये पैसिफिक सागर यानी प्रशांत महासागर से निकाली गई है। ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ऐसे जाता है। ठीक है, ये घुमाया क्यों गया, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्यों घुमाया गया है। किसी देश में ऐसा ना हो कि 2 राज्य में क्या हो जाए, अलग अलग डेट हो जाए। इसका मतलब इसके आगे जो है अलग डेट होती है, इसके पीछे अलग डेट होती है। अब कहाँ की डेट आगे, कहाँ की डेट पीछे होगी, हमें यह पता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, इसका मतलब जो पूरी वाले इलाके हैं इनका टाइम आगे होगा, यानी एक डेट इसमें, डेट जो है आगे होगी, एक डेट इसकी पीछे होगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ईस्ट में तो ये वाला पार्ट है, ये वेस्ट में है, लेकिन ऐसा है नहीं। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ईस्ट में जो है ये वाला पार्ट है, इधर वाला, और अमेरिका वास्तव में वेस्ट में है। ठीक है, वो तो क्योंकि डेट लाइन को मिड में दिखाना था। डेट लाइन ये है 180, मैंने पहले ही बताया था ना कि यहाँ पे 2D में 2 हो जाती है। अब इनको मिला के जब ये भी इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से दिखता है। लेकिन वास्तव में जो है अमेरिका जो है वेस्ट में है। कुल मिला के ऐसा समझ लो कि इस डेट लाइन के इस साइड जो है एक डेट जो है वो कम रहती है, माइनस रहती है, और यहाँ पे एक डेट जो है वो प्लस रहती है। ठीक है, यानी रशिया और इस एशिया वाला इलाका टाइम आगे है, यहाँ डेट पीछे है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 30 दिसंबर है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर होगा। ठीक है, अब इसमें टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो 24 घंटे का फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। डेट का मतलब टाइम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी कई बार इसमें कंफ्यूज किया है, नहीं,
डेट का टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम का मतलब तो देशांतर से होगा। अब यहाँ पे 180 है तो 181, 182 ऐसे देशांतर तो होंगे, इनमें तो 8-10 मिनट का ही फर्क होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि इस डेट लाइन से आगे कितने ही टाइम का डिफरेंस हो, 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, डेट चेंज हो जाती है। इससे केवल डेट तय होती है इंटरनेशनल डेट लाइन से, टाइम का डिफरेंस नहीं होता। एक बार वहां पे दिया भी गया था कि इसके दोनों तरफ 24 घंटे का डिफरेंस होता है, नहीं, 24 घंटे से क्या मतलब है, वो तो देशांतर से तय होगा। ठीक है, तो सिंपल डेट लाइन है, इसके आगे पीछे जो है एक डेट का डिफरेंस होता है। कौन सी डिग्री पे है ये याद रखना है फैक्ट, 180 डिग्री पे देशांतर है। उसको मोड़ा क्यों गया है, ताकि ये जो है समुद्र समुद्र से जाए, किसी देश के दो राज्यों में अलग अलग डेट ना हो। कहाँ कहाँ से गुजरती है, बेरिंग जल संधि से निकलती है और प्रशांत महासागर से निकलती है और यहाँ से हिंद महासागर। ठीक है, चलो, तो इतना ही है इस चैप्टर से, इतना है। इसके अलावा आप एनिमेशन सीरीज देख सकते हैं, ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। बट जीएमटी है, आईएसटी लोकल टाइम, और ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला, ये एक प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी एक एनिमेशन सीरीज। ठीक है, एनिमेशन सीरीज करके एक मिलेगी। इसमें मैंने ना थोड़ी 3D एनिमेशन से ज्यादा बेहतर समझ में आता है, वो 3D मॉडल से समझाया हुआ है, तो एक बार उसे भी देख लेना, तो आपकी ये रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको क्लासेस कैसी लग रही है, अपनी फीडबैक जरूर दें, क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, मुझे समझ में आएगा कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। आपको कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए, तो वो मुझे बताइएगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है वो बताइएगा। और बाकी भी आपके कोई डाउट होंगे क्वेरी मुझे बताइएगा, मैं डाउट सेशन लूंगा बहुत जल्द लाइव, सो वो लाइव होगा। ये रिकॉर्डेड होते हैं ज्यादातर, ये लाइव नहीं होते। आप देख रहे होंगे जैसे लाइव आता है कई बार, तो वहाँ पे चैट सेशन नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव शेड्यूल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब लाइव सेशन होगा मैं पहले आपको बता दूंगा, आप डाउट सेशन अलग से लिया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।